प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा ये क्लासेस है वाटर का यानी ग्राउंड वाटर का, तो ये आपका बीटेक का 7th सेमेस्टर में एक इलेक्टिव पेपर है। तो पहले लेक्चर्स में मैंने आपको सिलेबस, कौन से बुक आपको प्रीफर करना चाहिए वो, और कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में मैंने आपको गाइड किया था। आज की सेशंस में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए। और पिछले वीडियोस में हमने एंड किया था टाइप्स ऑफ एक्वीफर के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ एक्वीफर जो है दो तरीके का होता था। जनरली मैंने बताया था कि दो तरीके का होता है, एक होता है आपका कन्फाइंड एक्वीफर और एक होता है अनकन्फाइंड एक्वीफर। बस उसका टाइप्स मैंने बताकर छोड़ दिया था, उसी को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या है, तो अनकन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या होता है कि ये मान लो कि हमारा ग्राउंड लेवल है ना, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे हम लोग जो है पानी कहीं ना कहीं ग्राउंड के अंदर हमारा होगा। यहाँ पे मान लो कि हमारा वाटर टेबल प्रेजेंट है, ठीक है, इसके नीचे वाटर टेबल प्रेजेंट है। हम लोग जो है क्या किए, पाइप को बोरिंग किए, है ना, बोरिंग किए और पाइप को डाले। बोरिंग करने के बाद पाइप को डाले, तो पाइप को डाले तो यहाँ से पानी आराम से अपना धीरे धीरे जिस भी माध्यम से निकाल रहे हो, चापाकल से, मोटर से, तो ये अपना धीरे धीरे अपना जो है ये इस तरीके से अपना बाहर निकलेगा, ठीक है। और नीचे जो है हमारा एक हार्ड स्ट्रेटा आ जाएगा, है ना, यहाँ पे नीचे हार्ड स्ट्रेटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि आपका पानी जो है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी इम्परमिएबल लेयर आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा अनकन्फाइंड वाला में। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि अनकन्फाइंड एक्वीफर लोकेटेड near the surface, located near the surface with no impermeable layer above, impermeable layer above। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नीचे हार्ड स्ट्रेटा है यानी इम्परमिएबल लेयर है, लेकिन जहां पे वाटर टेबल प्रेजेंट है उसके ऊपर कोई भी इम्परमिएबल लेयर नहीं है, वैसा लेयर नहीं है जहां से पानी ना जा सके, ठीक है। तो यह हमारा अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है। अगला रेफरेंस पॉइंट है वाटर टेबल directly interacts with the atmosphere, है ना। जो वाटर है, वाटर टेबल जो है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है एटमॉस्फेयर से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है vulnerable to the contamination, है ना। मतलब ये जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है, वो कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड होता है ना। आसपास के लोकल एरिया में अगर पानी लंबे टाइम तक वहां पे जमा हुआ है किसी एरिया में, तो उससे के कारण से वो क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है ना, कहीं ना कहीं कंटामिनेट हो जाता है, दूषित हो जाता है, ओके। अब दूसरा है हमारा है टाइप्स कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर में क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कि मैं फिगर बना रहा हूं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है या ग्राउंड है ना।
और वाटर कहीं पे जो है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यहाँ पे हमारा वाटर लेवल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये जो एरिया है ये परमिएबल लेयर से घिरा हुआ है ना, और यहाँ पे भी ये नीचे आपका हार्ड स्ट्रेटा है जो कि परमिएबल लेयर से है। जब हम लोग बोरिंग करेंगे तो जो वाटर है वो यहाँ पे आपका जो है रेज करेगा धीरे धीरे धीरे, और ये कई बार फुल्ली प्रेशराइज्ड वे में भी होता है, क्योंकि ये दो लेयर के बीच में क्या होता है, कन्फाइंड होता है ना, मतलब एक एरिया जो होता है उसका फिक्स होता है, उसी एरिया में वो पानी रहेगा, तो ये कन्फाइंड होता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग ऑल्सो नोन एज, है ना, इसको लिख सकते हो ऑल्सो नोन एज आर्टेसियन एक्वीफर, है ना, इसलिए इसको जो है आर्टेसियन एक्वीफर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज पोजीशन बिटवीन impermeable layers forming a confined space, है ना, कन्फाइंड स्पेस को फॉर्म करता है। एक कन्फाइंड स्पेस है ना, एक फिक्स स्पेस है, ऊपर में भी इम्परमिएबल लेयर है, नीचे में भी इम्परमिएबल है, और इस लेयर में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज वाटर इज कन्फाइंड under pressure often resulting in आर्टेसियन वेल, जो कि मैंने यहाँ पे बोला कि इसको आर्टेसियन एक्वीफर भी कहते हैं, वही चीज यहाँ पे भी जो है आपको लिखा गया है, बट थोड़ा दूसरे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अंडर प्रेशर जो है पानी क्या होता है यहाँ पे निकलता है, जो बोरिंग से हम लोग पानी निकालते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, नहीं यही तीन पॉइंट है ना, ओके। अब सम अदर टाइप्स ऑफ एक्वीफर, सम अदर टाइप्स में पहला आपका है सेमी कन्फाइंड माने थोड़ा थोड़ा बहुत, मतलब आपको कहीं किसी मतलब किए तो कुछ एरिया में कन्फाइंड है, कुछ एरिया में अनकन्फाइंड है, इस तरीके से आपको जो है मिल रहा है। तो इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हैज अ, जो सेमी कन्फाइंड एक्वीफर है, हैज अ partially confined structure with an impermeable layer partially restricting, है ना। यहाँ पे क्या है कि कुछ एरिया जो है आपका कन्फाइंड स्ट्रक्चर से बना है, कुछ अनकन्फाइंड मतलब इम्परमिएबल लेयर से बना है, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है किसको, वाटर फ्लो को। क्या रिस्ट्रिक्ट करता है, वाटर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस था आपका सेमी कन्फाइंड एक्वीफर का, है ना, सेमी कन्फाइंड एक्वीफर का, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है characteristics fall between unconfined and confined aquifer. Confined
एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, यहां पे क्या है कि कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड एक्वीफर के बीच में ये फॉल करता है, सेमी कन्फाइंड एक्वीफर, है ना। यहां पे आप लिख सकते हो एक्वीफर ऊपर में करके, एक्वीफर, उसके बाद यहां से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका पर्ज्ड एक्वीफर। पर्ज्ड एक्वीफर, पर्ज्ड एक्वीफर में क्या होता है कि मान लो कि ये हमारा जो है ग्राउंड लेवल है ना, यह अर्थ क्रस्ट है, और यहाँ पे हम लोग बोरिंग किए और एक ये एरिया मिल गया, और इस एरिया में पानी आपका थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत क्या है, पानी यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन जो एक्चुअल वाटर टेबल प्रेजेंट है वो यहाँ पे है। एक्चुअल ग्राउंड वाटर टेबल जो है आपका इस कन्फाइंड एरिया के नीचे है ना, इस कन्फाइंड एरिया के और नीचे है, लेकिन यहाँ पे बोरिंग किए, यहाँ पे पानी मिल गया, है ना। मान लो कि 50 फीट पे ही यहाँ पे जो है पानी मिल गया, है ना। देखिए कि 50 फीट पे तो पानी मिल ही गया है, या हाँ 50 फीट यहाँ पे लिख लो, 50 फीट पे पानी मिल गया। अब नीचे ग्राउंड वाटर टेबल मान लो कि आपका अवेलेबल था कहाँ पे, 150 फीट पे, 150 फीट पे अवेलेबल था वाटर टेबल, लेकिन हम लोग कितना किया, 50 फीट किए और देखे कि पानी मिल गया। पानी मिल गया तो अरे बहुत खुश कि अरे यार पानी तो अब मिल ही गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा बच गया, है ना, बोरिंग करने का, तो खुश हो गया कुछ, क्योंकि ये एक कन्फाइंड एरिया में ही पानी अवेलेबल है ना। और यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा, है ना। एक टाइम आएगा जहां पे ये इसमें से पानी क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब पानी यहाँ से खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे फिर कितना भी चापाकल चलाते रहो, मोटर चालू करते रहो, पानी आवे नहीं करेगा, है ना, पानी आएगा ही नहीं। तो ये जो है आपका इस तरीके का जो टाइप ऑफ एक्वीफर होता है उसी को पर्ज्ड एक्वीफर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पर्ज्ड एक्वीफर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जो पर्ज्ड एक्वीफर है अकर करता है, अकर होता है व्हेन अ localized impermeable layer creates a small elevated water table above main वाटर टेबल, है ना। जो मेन ग्राउंड वाटर टेबल था उसके कंपैरिजन में ऊपर ही जो है एक स्मॉल और एलिवेटेड इम्परमिएबल लेयर लोकलाइज्ड हो जाता है, तो उसे वहां पे हम लोग पर्ज्ड एक्वीफर वो हमारा फॉर्म हो जाता है। वही चीज फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस में आपका दिया गया है जो मैंने समझाया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज लिमिटेड in size and can be prone to drying out, है ना। यही कहा गया है कि लिमिटेड साइज होता है जिसमें लिमिटेड वाटर की अमाउंट होगी, और वो पानी खत्म हो जाएगा तो वहां पे फिर सूख जाएगा, और वहां पे फिर पानी अवेलेबल रहेगा नहीं, तो पानी देगा कहाँ से, है ना, नहीं पानी देगा। तो ये पॉइंट्स है, इसको आप नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। चल ठीक है, इसको मैं अब मिटाता हूं।
सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा है, या नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एक्वीफर जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर में है आपका लीकी कन्फाइंड एक्वीफर। लीकी कन्फाइंड एक्वीफर। लीकी कन्फाइंड एक्वीफर क्या कहता है कि जो कन्फाइंड एक्वीफर होता है विद लेस परमिएबल लेयर, है ना, कन्फाइंड एक्वीफर ही है लेकिन लेस परमिएबल लेयर इसमें होता है जो कि अलाउ करता है सम वाटर ऑफ मूवमेंट बिटवीन लेयर्स। तो उसको जो है लीकी, मतलब लीकी का मतलब लीक हो रहा है, मतलब कुछ पानी धीरे धीरे रिस रहा है, मतलब सीपेज इसमें हो रहा है ना, कुछ पानी लीक हो रहा है, तो वही आपका है। तो इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि लीकी कन्फाइंड एक्वीफर features a confined aquifer with a less permeable layer, allowing some water movement, between layers, है ना, लेयर्स के बीच में। अब देखो ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको रिचार्ज होता है ना। मान लो कि ग्राउंड वाटर टेबल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है ना। तो ये पानी जब बरसात होता है ना, तो यहाँ पे मान लो कि बरसात हुआ, पानी यहाँ पे जमा, तो ये रिस कर इनफिल्ट्रेट होकर यहाँ पे आता है धीरे धीरे रिस के, और ये फिर जो ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पे प्रेजेंट था ये धीरे धीरे उठकर जो है यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ इसको रिचार्जिंग कहते हैं, है ना, कि ग्राउंड वाटर टेबल का रिचार्ज हो रहा है। तो रिचार्ज जो है दो तरीके से होता है ना। मान लो कि ये आपका जो है यहाँ पे क्या था, ये रिवर है ना, ये आपका रिवर है, ठीक है। और जो रिवर है और यहाँ पे आसपास में कहीं पे हमारा मान लो कि वाटर टेबल प्रेजेंट था, लेकिन ये इस रिवर में पानी रहने के कारण से वाटर टेबल जो है कहीं पे यहाँ पे आपका जो है आ गया, है ना, यहाँ पे वाटर टेबल आ गया। तो इसमें से ये पानी गया, है ना, इसमें से ये पानी गया और जो एक्चुअल ग्राउंड वाटर टेबल जो नीचे था वो उठकर ऊपर आ गया। तो इस रिवर से ये पानी जो है आपका रिस कर यहाँ पे गया। तो ये जो है ये जो कहलाता है, इसको कहते हैं इफ्लुएंट स्ट्रीम। इसको क्या कहते हैं, इफ्लुएंट स्ट्रीम, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये हो गया, है ना, रिवर से ये वाटर गया, ठीक, तो इसको इफ्लुएंट नहीं इन्फ्लुएंट कहते हैं, है ना, इन्फ्लुएंट कहते हैं, सॉरी, है ना। जब नदी से पानी यहाँ पे आसपास में गया तो इसको इन्फ्लुएंट स्ट्रीम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। मान लो कि अब हमारा यहाँ पे ये नदी है ना, नदी में या कोई स्पेस है जहां पे पानी है ना, यहाँ पे पानी है, लेकिन ये जो पानी है बहुत कम है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे नदी था लेकिन पानी जो है क्या हो गया, सूख गया, है ना, पानी क्या था, सूख गया। लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल जो है यहाँ पे आपका प्रेजेंट था, है ना, ग्राउंड वाटर टेबल जो है यहाँ पे प्रेजेंट था। तो इस ग्राउंड वाटर टेबल में से ये पानी यहाँ पे फ्लो हुआ, है ना, यहाँ से फ्लो हुआ, और जो रिवर का जो बेस फ्लो है वो यहाँ पे बन गया। रिवर का बेस फ्लो जो है
यहाँ पे डेवलप हो गया कि मिनिमम इतना पानी जो है रिवर में रहेगा। तो ये इसके कारण से ये जो स्ट्रीम हुआ है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो उठ के गया, ये कहलाता है एफ्लुएंट, है ना। इसको इफ्लुएंट स्ट्रीम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इफ्लुएंट स्ट्रीम कहते हैं। और ये हो गया इन्फ्लुएंट। इन्फ्लुएंट में क्या होता है कि नदी में पानी था या बरसात हुआ और ग्राउंड वाटर नीचे था, लेकिन पानी रिस कर आया तो ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ गया, तो ये हमारा हो गया इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। और इफ्लुएंट स्ट्रीम क्या होता है कि आसपास के एरिया में पानी बहुत ज्यादा था, वाटर लेवल ज्यादा था, लेकिन नदी में पानी नहीं था, तो नदी में बेस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए पानी ट्रांसफर होता है, तो उसको इफ्लुएंट स्ट्रीम कहते हैं। और ये इन्फ्लुएंट स्ट्रीम था। तो ये 2 पॉइंट जो है बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चंस जो है आपको इससे रिलेटेड पूछ देता है। हमने जो है इससे पहले के जो वीडियोस था उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राउंड वाटर बताया था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वीफर के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वीफर, है ना, एक्वीफर का प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है पोरोसिटी। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है? पोरोसिटी। पोरोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। बट यहाँ पे हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं एक्सप्लेन इन द सेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ पोर स्पेस होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर मटेरियल, उसी को जो है पोरोसिटी कहा जाता है। मतलब जो एक्वीफर बनेगा वहां पे तो सॉइल ही रहेगा ना, तो एक द सेंस कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम कह सकते हैं, या जो हमारा पोर स्पेस में अमाउंट है पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारा पोरोसिटी कहलाता है ना। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ पे 2 पोरोसिटी हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अगर पोरोसिटी, है ना, पोरोसिटी जो है ये आपका ग्रेटर देन 20% है, तो हमारा एक्वीफर जो है कैसा होगा? लार्ज होगा। क्या होगा? एक्वीफर लार्ज होगा। और अगर पोरोसिटी 5 से 20% है ना, 5 से 20% है, तो मीडियम आपका होगा। क्या होगा? मीडियम होगा। और अगर लेस देन 5% अगर पोरोसिटी अवेलेबल है, तो हमारा स्मॉल एक्वीफर होगा। क्या होगा? मतलब ये साइज ऑफ एक्वीफर को क्या करता है? डिफाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ पोरोसिटी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2 मेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको जरूरी है। पहला है स्पेसिफिक एल्ड, ठीक है, जिसको एस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस है आपका स्पेसिफिक रिटेंशन, जिसको एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जो स्पेसिफिक एल्ड होता है, जो स्पेसिफिक एल्ड होता है, ये हमारा एक्चुअल वॉल्यूम होता है वाटर that can be extracted by the force of gravity from the unit volume of aquifer. But जो स्पेसिफिक रिटेंशंस होता है, ये फ्रैक्शंस होता है वाटर हेल्ड बैक, मतलब जो वापस पानी आ जाता है एक्वीफर में, उसको जो है स्पेसिफिक रिटेंशन कहते हैं। तो इसको पॉइंट को लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को, द एक्चुअल वॉल्यूम of the actual volume of water that can be extracted by the force of gravity, from a unit volume of एक्वीफर। ठीक, एक्वीफर मटेरियल, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक एल्ड। और स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है? तो द फ्रैक्शन
द फ्रैक्शन ऑफ वाटर हेल्ड बैक इन द एक्वीफर, इसको जो है स्पेसिफिक रिटेंशन कहते हैं। एक रिलेशंस आपका होता है, रिलेशंस होता है बिटवीन पोरोसिटी, स्पेसिफिक एल्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक एल्ड के। क्या रिलेशन होता है? तो पोरोसिटी इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक एल्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई पोरोसिटी तो नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है और स्पेसिफिक एल्ड दिया हुआ है। अब आप हमें बताओ कि स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होगा, है ना। मतलब घुमा फिरा कर आपको देगा या कुछ और डाटा दिया रहेगा जिससे आप पोरोसिटी निकाल सकते हो और उसके पास स्पेसिफिक एल्ड दिया हुआ रहेगा और आपको बोल देगा कि स्पेसिफिक रिटेंशन निकालो, या फिर स्पेसिफिक रिटेंशन दिया हुआ रहेगा, पोरोसिटी निकालने का कोई अलग अलग टर्म्स दिए हुए रहेंगे जिससे आप पोरोसिटी निकाल सकते हो। सॉइल मैकेनिक्स में तो आपने पढ़ ही लिया होगा अब तक, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसे निकलता है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो आपको जो है वहां से इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है, और आराम से आप निकाल लोगे। मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको जो है डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है। तो ये रिलेशंस आपको जो है ध्यान रखना है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया कि पोरोसिटी जैसे जैसे कमते जाएगा, जो साइज है एक्वीफर का वो भी हमारा कमते जाएगा, है ना। देख रहे हो ना, पोरोसिटी अगर 5% है तो स्मॉल एक्वीफर हो रहा है, और 20% या उससे ज्यादा है तो लार्ज एक्वीफर हो रहा है। यानी पोरोसिटी घट रहा है तो एक्वीफर का साइज घट रहा है, अगर पोरोसिटी बढ़ेगा तो एक्वीफर का साइज भी बढ़ेगा। ओके, दूसरा है आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वीफर, वो है परमेबिलिटी। क्या है? परमेबिलिटी। इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। परमेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से। तो आप लोग परमेबिलिटी मतलब जो पानी फ्लो हो रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो परमेबिलिटी में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ, डार्सी लॉ के अंतर्गत होता क्या है भाई? तो डार्सी लॉ हमें कहता है कि जो डिस्चार्ज होगा वो हमारा K इंटू आई इंटू ए होगा, है ना। जो डिस्चार्ज होगा वो K इंटू आई इंटू ए होगा, और जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा K इंटू आई, जहां पे K जो है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, I जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। I का फॉर्मूला होता है, I का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है H/L, है ना। H/L जो कि जो चेंज इन हाइट होता है वाटरफॉल में, मतलब पानी सीपेज के कारण से या पानी रिसने के कारण से, तो वो जो फॉल हुआ और कितना यूनिट लेंथ में वो हुआ उसी को जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं, है ना। बेसिकली अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आप समझो तो यहाँ पे मान लो कि ये वाटर है ना, यहाँ पे, ठीक है, इसका हाइट जो है h था, ठीक, और इसमें हम लोग नीचे जो है क्या लगा दिए, एक पाइप लगा दिए, और यहाँ से पानी जो है यहाँ पे जाने लगा। तो पानी जाने लगा तो कुछ घंटे बाद इसका यूनिट लेंथ कितना था, मान लो कि इसका लेंथ था L, ठीक है। तो पानी जो है यहाँ से घटकर जो है ये यहाँ पे आ गया, तो ये जो डिफरेंसेस हुआ यही हमारा स्मॉल h हो गया, है ना। यहाँ था लेकिन ये घटकर यहाँ पे आ गया, तो ये जो डिफरेंस हुआ इसी को स्मॉल h से लिखते हैं। तो ये स्मॉल h, और इसका जो जितना लेंथ में ये घटा वो, तो ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको ये रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को। तो इसको और लिखिए, बाकी परमेबिलिटी में और भी चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। चलो, तो इसको मिटाता हूं मैं।
सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और ये चीजें तो आपको समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पे ये जो डार्सीज लॉ था, डार्सीज लॉ only valid up to रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 1, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 1 है, तब तक ही ये वैलिड होगा। और बात किया जाए रेनॉल्ड्स नंबर की, तो रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है रो इंटू वी इंटू डी बाई म्यू। यहाँ पे रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है ना, ये आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। वी जो है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। डी जो है आपका साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल, है ना, सॉइल पार्टिकल का साइज हो गया। और म्यू जो है ये आपका विस्कोसिटी होता है फ्लूइड का, है ना। म्यू जो है विस्कोसिटी होता है फ्लूइड का। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है बल्क पर वेलोसिटी, वर्क पर वेलोसिटी, जिसको वी नोट से कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वी बाई एन। एन जो है पोरोसिटी रिप्रेजेंट करता है, और वी जो है जो वेलोसिटी हम लोग निकाले थे कि कहां से, तो वी इज इक्वल टू के आई से जो वेलोसिटी निकाले थे, ये वाला वेलोसिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो वर्क पर वेलोसिटी जो है हमारा क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइड, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी या फ्लूइड जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है सी इंटू डी एम का स्क्वायर इंटू गामा इंटू म्यू। यहाँ पे सी जो है ये आपका शेप फैक्टर होता है। सी क्या होता है, शेप फैक्टर, ठीक है। डी एम जो है ये आपका डायमीटर ऑफ पार्टिकल ऑफ पोरस मीडियम, मीन डायमीटर होता है, ये होता है मीन डाया, है ना, मीन डाया ऑफ पोरस मीडियम पार्टिकल जो होता है वो। और वाई जो होता है ये आपका यूनिट वेट होता है। इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू रो जी, है ना, रो जी भी इसको लिख सकते हैं। और म्यू जो है ये आपका विस्कोसिटी होता है, तो ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं V इंटू रो, ठीक है। यहाँ पे ये जो V हो गया ये आपका होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। ये आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाता है। तो K इज इक्वल टू के नोट गामा इंटू म्यू। इसको जो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के इंटू रो जी डिवाइडेड बाई हमारा आ जाएगा वी नोट इंटू रो, तो रो से रो कट जाएगा तो के नोट जी बाई वी, ऐसा भी होगा। तो यहाँ पे हमारा जो के नोट होगा, हियर के नोट इज इक्वल टू सी डॉट डी एम का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे के नोट जो है ये आपका इंट्रिंसिक परमेबिलिटी होता है। क्या होता है, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, ठीक है। इंट्रिंसिक परमेबिलिटी होता है जिसका यूनिट अगर बात किया जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर और डार्सी होता है, ठीक है, और डार्सी होता है। 1 डार्सी इज इक्वल टू
9.87 इंटू 10⁻⁻13 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। तो ये जो ये है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, या फिर स्टैटिक विस्कोसिटी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये डायनेमिक था, या स्टैटिक आपका हो जाएगा। स्टैटिक ही लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यहाँ पे स्टैटिक लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टैटिक, स्टैटिक विस्कोसिटी। ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर। अगला क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या होता है कि Ks स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन स्टैटिक, तो Ks इज इक्वल टू Kt इंटू वी टी बाई वी एस। तो ये हमारा जो है एक रिलेशन आ जाता है। टेम्परेचर यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस रिलेशन से। उसके बाद फोर्थ आता है ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी, इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है K इज इक्वल नहीं T इज इक्वल टू के बी। यहाँ पे B जो है यूनिट विड्थ या विड्थ हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिसिबिलिटी हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट हो गया 5th नंबर, वो हो गया वाटर टेबल। वाटर टेबल, तो वाटर टेबल जो अपर सरफेस होता है वो सैचुरेटेड जोन होता है एक्वीफर का, वेयर ग्राउंड वाटर प्रेशर इज एटमोस्फेरिक। जहां पे ग्राउंड वाटर जो होता है वो प्रेशर एटमोस्फेरिक के कारण से क्या होता है, सैचुरेटेड जोन में रहता है। ओके, रिचार्ज जोन वह एरिया जहां पे वाटर इनफिल्ट्रेट करता है इनटू एक्वीफर, उस पर प्रिसिपिटेशंस के कारण से, है ना, या इनफिल्ट्रेशन के कारण से, तो वो हमारा रिचार्ज जोन कहलाता है ना। अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस है रिचार्ज जोन। इसके बाद आपका है कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड। 7th आ गया कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड। ठीक है, तो देखो जो कन्फाइंड और अनकन्फाइंड केस है, इसके कारण से भी जो एक्वीफर होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। तो ये चीज, ये कुछ पॉइंट्स थे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वीफर के, जो कि मुझे बताना था आपको, और मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप हमें बताइए, क्योंकि जब तक आप हमें चैट बॉक्स में नहीं बताइएगा हमें पता कैसे चलेगा कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो है स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशंस में क्या होता है कि एक कन्फाइंड लेयर के बीच में जो वाटर फ्लो होता है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ होता है। तो हो सकता है कि अलग अलग लेयर वाइज लेयर वो आपका कन्फाइंड हो, है ना। यानी अगर हम लोग बात किया जाए तो पहला केस अगर यहां पे हम लोग लेते हैं, फर्स्ट केस क्या है? व्हेन फ्लो इज पैरेलल टू द स्ट्रैटिफिकेशन। व्हेन फ्लो इज parallel to the stratification,
स्टैटिफिकेशन। ठीक है, मतलब ये आपका कन्फाइंड लेयर है ऊपर में, और नीचे भी आपका कन्फाइंड लेयर है, यानी हार्ड स्ट्रेटा है। अब यहाँ पे लेयर 1 2 3 इस तरीके से जो है फ्लो हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपका आ गया K1, ये आ गया K2, यहाँ पे आ जाएगा K3 और यहाँ पे आ जाएगा K4। ठीक, और फ्लो कैसे हो रहा है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपका फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो विड्थ होगा है ना, इसका जो विड्थ हो गया, मान लो ये B1 हो गया है ना, इसका B2 हो गया, इसका B3 हो गया और इसका B4 हो गया। ठीक है, विड्थ हो गया। तो जो K इक्विवेलेंट होगा, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, वो क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 B1 प्लस K2 B2 प्लस K3 B3 डॉट 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 बाई, है ना, बाई B1 B2 B3, ये हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। तो ये कब हुआ, स्ट्रैटिफिकेशन के पैरेलली फ्लो हो रहा था वाटर तब। लेकिन अगर परपेंडिकुलर फ्लो हो, है ना, अगर परपेंडिकुलर फ्लो हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप छोटा सा पॉइंट बस लिखना है, यहाँ पे लिख लीजिए बी पॉइंट, व्हेन फ्लो इज परपेंडिकुलर, व्हेन फ्लो इज परपेंडिकुलर, है ना, जब फ्लो परपेंडिकुलर होगा, लाइक इस तरीके से यहाँ पे फ्लो आपका हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे K1 K2 K3 हो गया, और ये आपका हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3, है ना, B3। क्या ये चेंज होगा, तो नहीं भाई, नहीं चेंज होगा, है ना। ये हमारा, चलो ये ले लेते हैं, ये इसका ये जो लेंथ है, ये लेंथ मान लेते हैं, है ना, या फिर आप इसको लेंथ मान लो, है ना, टोटल लेंथ मान लो ये, और ऊपर वाला को बी, इसको बी मान लो, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन का खेल है, L1 L2 और ये हो गया L3। तो यहाँ पे आपका जो K इक्विवेलेंट है, जो K इक्विवेलेंट है, यानी इक्विवेलेंट परमेबिलिटी जो निकलेगा, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा, और L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये चलते जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, तो ये दो फॉर्मूला पे आपको जो है ध्यान में रखना है। तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे वो आज नहीं देखेंगे, अगली वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 2-4 क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे बनता है ना। उसके बाद फिर से हम लोग आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड आपके हैं। और डियर क्वेश्चंस अगर आपके पास अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्टिव पेपर होता है हर कॉलेज में लिया नहीं जाता है, तो PYQ क्वेश्चंस आप लोग हमारे साथ जो चैट ग्रुप है उसमें शेयर करते रहिएगा, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जा सके एज पर माय नॉलेज, एज पर माय एक्सपीरियंस, उसके अनुसार। ओके, तो इन पॉइंट्स को इफ यू वांट टू नोट डाउन, देन इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके।